देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 थोड़ा सा बचा है ये चैप्टर, इसको निपटाएंगे आज, खत्म करेंगे। मानव दुर्व्यवहार, अब हम पढ़ेंगे मानव का दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार मतलब खरीद फरोख्त, जैसे पहले चलता था ना दास प्रथा, मानवों को खरीदना बेचना, उस पर रोक लगाती है ये तो जा रहा है, ये अध्याय उस पर रोक लगाया गया है। जो है मानव का दुर्व्यवहार, किसी भी प्रकार का जो मानव विक्रय पहले खरीदे जाते थे, दास खरीदे जाते थे, तो उसी प्रथा को जो है समाप्त किया गया है। मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग मतलब मानव दुर्व्यापार ही होता है। आपने शब्द सुना भी होगा, ट्रैफिकिंग आता है कि ट्रैफिक, मानव तस्करी, है ना, दुर्व्यापार। धारा 370 से 300, धारा 370 और 370 ए, सेक्शन जो है आपका 370 सेक्शन याद रख सकते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन सेक्शन जो है महत्वपूर्ण है। मानव दुर्व्यापार से संबंधित जो है आपकी धारा 370 और 370 इसका जो है ए, ये दोनों धाराएं जो है आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे संबंधित है? मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 जो द्वारा धारा 370 के स्थान पर जो है धारा 370 एवं 370 ए जो है प्रतिस्थापित की गई है। तो ये 2013 में जो इन धाराओं को दोबारा से क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया। ये भी याद रखना है आपको, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित मतलब पूर्व की जो धारा थी उनको हटा करके जो है इनको जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया। इन दोनों धाराओं में जो है निम्न अपराधों को जो है दंडनीय बनाया गया। धारा 370 जो है आपके मानव दुर्व्यापार या व्यक्तियों के दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब बेचना, उनको मानवों को बेचने से संबंधित है। तो धारा 370 जो है आपके मानव दुर्व्यापार से संबंधित है, और धारा 370 ए जो है आपके दुर्व्यापार के शिकार व्यक्तियों के लैंगिक शोषण से संबंधित है। तो लैंगिक शोषण, कौन का लैंगिक शोषण? जो दुर्व्यापार के अधीन है उन व्यक्तियों का लैंगिक शोषण। नॉर्मल लैंगिक शोषण की बात नहीं कर रहा, ये मानव दुर्व्यापार के जो व्यक्ति हैं उनके लैंगिक शोषण से जो है संबंधित है। तो दोनों धाराएं याद रखना है आपको, ज्यादा उसमें कुछ खास याद नहीं रखना है, जो है आपको धाराएं याद रखना है। तो जो व्यक्ति का दुर्व्यापार है, जो धारा 370 कहती है, में दी गई परिभाषा के अनुसार शोषण के प्रयोजन के लिए। किस लिए दुर्व्यापार, किस कब अपराध है? जब शोषण के प्रयोजन के लिए। ये नीचे जो अपराध है, निम्न में से जो अपराध है, पहला दूसरा तीसरा है, किसी साधन द्वारा किसी व्यक्ति को जो है संव्यवहार करना दुर्व्यापार आता है। तो दुर्व्यपार कब है? जब शोषण के लिए, सीधा याद रखें, शोषण के लिए, किसी व्यक्ति के शोषण के लिए। पहला आप क्या करते हैं? 5 प्रकार में से धमकियों का प्रयोग करते हैं। पहला धमकियों का प्रयोग करते हैं, धमकियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा बल या प्रपीड़न का प्रयोग करते हैं, बल या प्रपीड़न, प्रपीड़न का प्रयोग करते हैं। तीसरा अपहरण द्वारा किसी को पकड़ के लाते हैं, अपहरण करते हैं, उसका अपहरण करते हैं। किस उद्देश्य से? उद्देश्य यही है, शोषण करना। चौथा कपट पूर्वक या प्रवंचना द्वारा उसका अपहरण करते हैं, कपट पूर्वक या फिर जो है आप कपट यानी प्रवंचना, या प्रवंचना द्वारा, प्रवंचना द्वारा जो है उसको लाते हैं शोषण करने की दृष्टि से। शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। शक्ति का दुरुपयोग मतलब अगर आप कोई जो है शक्ति है आपके पास, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत, तो वो भी इसमें आ जाता है। शक्ति का दुरुपयोग करते हैं मतलब जो शक्ति आपको दी है उसका दुरुपयोग करते हैं। शक्ति का जो है क्या करते हैं आप? दुरुपयोग करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और छठवां लिख सकते हैं आप उत्प्रेरणा द्वारा, किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरणा द्वारा। तो इनमें से किसी भी द्वारा आप जो है व्यक्ति का क्या कर सकते हैं? मानव दुर्व्यापार करते हैं, मतलब शोषण, शोषण करने के लिए धमकी द्वारा व्यवस्था करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, प्रपीड़न करते हैं, अपहरण करते हैं, कपट पूर्वक या प्रवंचना पूर्वक कोई उपाय करते हैं, शक्ति जो आपको दी गई है उसका दुरुपयोग करते हैं, या उत्प्रेरणा द्वारा अगर आप किसी व्यक्ति को जो है क्या करते हैं, अगवा वगैरह करते हैं, तो माना जाता है कि आप उस व्यक्ति का क्या करते हैं? मानव दुर्व्यवहार करते हैं, शोषण की दृष्टि से। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, शोषण करने के लिए। ये तो कॉमन बातें हैं।
तो इन सारी चीजों के द्वारा जब आप करते हैं, समव्यवहार करते हैं, तो माना जाता है कि आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति का जो है मानव दुर्व्यवहार करते हैं। क्यों दुर्व्यवहार करते हैं? समव्यवहार मतलब आप किसी में भर्ती करते हैं उसे, मतलब धमकियों के द्वारा उसे गलत काम में भर्ती करते हैं, परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसको संश्रय देते हैं, स्थानांतरित करते हैं, या कहीं घर पे गृह में रखते हैं, तो माना जाता है कि आप इस प्रकार का जो है अपराध करते हैं। अब बात आती है कि शोषण में कौन कौन से काम आते हैं। तो शोषण में जो है आपके जो है, शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण तो आता ही आता है, इसके अलावा लैंगिक शोषण भी आता है, और दासता का कोई भी कृत्य जो है इसके अंतर्गत आता है। तो शोषण के अंतर्गत जो है आपका शारीरिक शोषण तो आता ही है, शारीरिक शोषण भी आता है, लैंगिक शोषण भी आता है, इसके अलावा दासता, दासता मतलब गुलाम बनाना, ये तीनों की तीनों चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, दासता या दासता का कोई समव्यवहार मतलब किसी को गुलाम बनाना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, उसी का शोषण करना लैंगिक आधार पर, ये सब के सब जो है इसमें आता है। और एक बात याद रखिए कि दुर्व्यवहार में जो है, दुर्व्यवहार का जो अपराध है उसमें जो है पीड़ित व्यक्ति की सम्मति जो है महत्वहीन है। उसमें पीड़ित व्यक्ति की सम्मति थी या नहीं थी उसका कोई महत्व नहीं है। इसमें जो है सम्मति का कोई महत्व नहीं है, सम्मति का महत्व नहीं है। ये नहीं कह सकते आप बचाव में कि भैया इनकी सहमति से ले आए हम। अरे आप गलत काम कर रहे हो तो उसकी सहमति, जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो सहमति दे भी देता है तो जो है ये अपराध है। ठीक है, ये भी याद रखें। ये कोई बचाव नहीं है इसमें कि आपने पीड़ित की सहमति ले ली, बोले वो हमारी अपनी मर्जी से बोले आया है। अगर आप व्यक्तियों को खरीद फरोख्त करते हैं और कोई व्यक्ति जो है भले ही अपनी मर्जी से आया हो, तो उसमें सहमति का जो है कोई बचाव आपको नहीं मिलेगा। तो इस जो धारा है इसमें धारा 70, इसमें सेक्शन याद रखेंगे आप, तो नंबर 370 और 370 ए। इसमें जो है 6 प्रकार बताए गए हैं जो मैंने लिखे हैं, ये लिखा है, तो इसमें आपके एक्ट में भी लिखे हैं, ये आपको याद रखें। बाकी कुछ इसमें जो है ध्यान नहीं रखना है। पनिशमेंट वगैरह ये भी कोई खास नहीं है, इसमें आपको केवल सेक्शन याद रखना है। इसमें केवल जो है आपको क्या रखना है, सेक्शन याद रखना है। ठीक है, तो हालांकि इसमें लिखा है कठोर कारावास, अलग अलग प्रकार के दंड है इसीलिए, तो ये इसमें आपको जो है इसके दंड जो है नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सेक्शन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 प्रकार के जो है इसमें सजाएं दे रखी है, तो बाकी कुछ इसमें नहीं दे रखा है। इसके अलावा कुछ सेक्शन इसमें और है जो इसी से संबंधित है, जैसे कि धारा 371 है, दासों का अभ्यासिक व्यापार करना। ये सेक्शन भी कोई खास परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 371 काय से संबंधित है, दासों के रूप में जो है व्यवहार करना, मतलब मैंने कहा कि दासों को बेचना वगैरह, खरीद फरोख्त करना। तो इसमें भी जो है सजा की प्रोविजन किया गया, 10 वर्ष आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास। तो इसको आप नॉर्मली देख रहे हैं, ज्यादा ये पूछे नहीं जाते। 372 कहता है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। ये सेक्शन जरूर याद रख सकते हैं, ये सेक्शन पूछा जाता है, मैंने बताया ना सेक्शन ही सेक्शन पूछे जाते हैं, तो ये याद रख सकते हैं, ये पूछा जाता है। अप्राप्त व्यय मतलब नाबालिग, नाबालिग की खरीद फरोख्त करना, वो भी वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए। ठीक है, तो ये किस धारा में ये पूछा जाता है, 372 में है इसको दंडनीय बनाया गया है। कोई व्यक्ति जो आपने फिल्मों में देखा होगा, बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, उनको उसको बेच आते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये अपराध है 372। इसीलिए इसको जो है सेक्शन को कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि हमेशा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है इसको पूछ लिया जाता है। तो इसमें सजा है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, तो दोनों में से किसी बंदी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। तो इसमें सेक्शन ही याद रखना है आपको, ज्यादा इसमें जो है याद नहीं रखना। 373 जो है ये भी याद रख सकते हैं, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का खरीदना, ये खरीदने वाले की। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों धारा सेम ही है। ये बेचने वाला है, बेचने वाला को दंडित बनाती है, ये खरीदने वाले को दंडित बनाती है, खरीदने वाला। बस इतना याद रखना है, दोनों धारा में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर खरीदने और बेचने का है। ये बेचने वाला है और ये खरीदने वाला है, दोनों। तो 372 में बेचता है व्यक्ति और 373 में जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो भी दोषी है। ठीक है, तो खरीदने और बेचने वाला दोनों की दोनों दोषी माने जाएंगे। ठीक है, इसमें भी सजा सेम ही है, जैसे ऊपर है वैसी सेम है, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माने से जो है दंडित किया जाए। तो सेक्शन ही याद रखना है, ये खरीदना और बेचना, बस इतना याद रखना। 372 में खरीदना है और 373 में, सॉरी 372 में बेचना है और 300 पहले बेचता फिर खरीदता है ना, कोई चीज पहले बेची जाती है फिर खरीदी जाती है।
तो 372 में बेचना है और 373 में जो है उसको खरीदना है। 374 है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। 374 ये भी सेक्शन पूछ सकते हैं। अनिवार्य श्रम, अनिवार्य श्रम कैसा? विधि विरुद्ध मतलब गलत तरीके से, विधि विरुद्ध मतलब जबरन किसी से कोई काम कराना जो काम करने का वो इच्छुक नहीं है, आप उससे जबरन लेबर करा रहे हैं, तो इस धारा में दोषी होगा। 374 में दोषी होगा। अगर कोई व्यक्ति से आप जबरन कोई काम कराते हैं तो वो इस धारा में दोषी होगा। हालांकि अगर सरकार की तरफ से कोई होता है हुक्म तो वो इसके अपवाद में आता है कि जब सरकार ने आदेश दे रखा है कि श्रम करने वाला, तो वो उसमें नहीं आते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये काम नहीं करना चाहता, आप उससे जबरन काम कराते हैं जो काम वो नहीं करना चाहता, यानी विधि विरुद्ध रूप से उससे काम कराना चाहते हैं, तो 374 में जो है आप दोषी हो सकते हैं। इसकी सजा कितनी है? 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों। चूंकि विधि विरुद्ध श्रम है ना, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आप जबरन लेबर करा रहे हैं किसी से, है ना, ये आपको याद रखना है। अब विधि विरुद्ध जो आप श्रम करा रहे हैं वही 6 बातें हैं, यही सारी चीजें, धमकी द्वारा, उसको डरा धमका के, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें से आप जो उसको काम कराते हैं तो इसमें जो है दोषी माना जाता है। ये सारी चीजें मतलब कोई किसी व्यक्ति को जो है डराना धमकाना, कुल मिला के उससे जबरन काम कराना, सीधी सीधी बात है। आप डराएंगे धमकाएंगे तो आप उसको ये सारी चीजें तो दिखाएंगे, तभी उससे जबरन काम कराएंगे। तो ये सेक्शन भी याद रखना है आपको। हालांकि ये सेक्शन याद रखना ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 375 से पहले ही है 374। ठीक है, अब आपका शुरू होगा 375। ये 375 जो है आपकी बलात्कार की जो है परिभाषा दे रखी है 375 में। यौन अपराधों की श्रेणी में आता है 375। 300 आप इसमें याद रख लेंगे कि ये कहां से कहां तक जाते हैं। ये यौन अपराधों से संबंधित जो है धाराएं हैं, यौन अपराध, ये कहां से कहां तक जाते हैं आपके आपके जो है 375 से 377 तक जाते हैं। ये आपको याद रखना है, 375 से 377 तक जाते हैं, इतना याद रखना है पहले तो आपको। 375 से लेके 377 तक जाते हैं। अब 375 जो है आपकी परिभाषा है, इतना याद रखना है कि 375 में क्या है? परिभाषा है। काय की परिभाषा? बलात्संग की परिभाषा, रेप की परिभाषा दे रखी है 375 में जो है, रेप की परिभाषा दे रखी है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको इसमें ये याद रखना है कि 375 में जो है बलात्कार, उसके लिए जो दंड है वो कहाँ कहाँ दे रखा है? 306 इसका दंड की बात करें हम, ये तो परिभाषा हो गई। 375 में जो है रेप की परिभाषा है, बलात्कार की परिभाषा है, इसका दंड कहाँ दे रखा है? इसका दंड आपका 376 में दे रखा है। तो इसीलिए आप कहते हैं अधिकतर 376 लगी, तो दंड की धाराएं लगती है, इसीलिए कहते हैं। तो 376 में जो है इसका दंड दे रखा है। इसके अलावा 376 का ABCD करके जो जुड़े हैं, इसका सीधा ए लिख देता हूँ, बी सी कहां तक जुड़े हैं आपके? ABC ई तक जुड़े हैं, ABC पूरा इधर तक मैंने एरो बना दी। तो मतलब ABC जो प्रकार है उसके ABC एक तरीके से, एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये जो है चला गया। हाँ, तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से ये इसके प्रकार है। ठीक है, 375 में परिभाषा हो गई, 377 आपके जो है 376 और उसके जो प्रकार है ABC करके जो है, इसमें जो है इसके प्रकार जो है दे रखे हैं। राइट, चलिए ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ सेक्शन अलग से याद रखना है जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। पृथक्करण के दौरान, पृथक्करण के दौरान, पृथक्करण के दौरान, पृथक्करण के दौरान दंड नहीं है। पृथक्करण के दौरान का मतलब होता है जो, जैसे अपना जो है कई केस चलते हैं उसमें जो है, मान लो डाइवोर्स का केस चल रहा है, न्यायालय ने जो है पति को अलग रहने की जो है अनुमति दी गई, आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, ऐसे में अगर करता है पति बलात्कार, तो वो बलात्कार की श्रेणी में ही आता है, उसको 376B में जो है बताया गया है, दंडित घोषित किया गया। तो ये अलग से याद रखना है आपको कि जो पति है उसके द्वारा
बलात्कार मतलब पृथक्करण के दौरान अलग रहने की जब जो है न्यायालय द्वारा डिग्री दी गई है कि भाई अलग अलग रहना, उस समय अगर पति करता है तो वो 376 बी के तहत क्या होता है, दोषी होता है। तीसरा आपको याद रखना है, प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, कोई महिला अगर जेल में है, कोई महिला अगर अस्पताल में है, तो वहां जो प्राधिकार वगैरह रखते हैं व्यक्ति, उनके द्वारा किया जाता है, तो वो 376 सी में जो है सी में जो है वो दंडनीय माना जाएगा। तो ये दोनों धाराएं अलग से या पति के द्वारा हो गया, और ये आपका जो है प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हो गया, जो प्राधिकृत हैं। और प्रकृति विरुद्ध जो अपराध है वो 377 प्रकृति तरीके से जो है इसको आपको याद है, प्रकृति विरुद्ध जो अपराध है इस चैप्टर को आपको याद है, प्रकृति विरुद्ध अपराध कौन से 377 में, है ना। ये जो अपराध है, रेप वाला जो अपराध है, ये एकमात्र ऐसा अपराध है जो पुरुषों के विरुद्ध होता है। मतलब इसको आपने कभी सुना कि महिलाओं पे लग गया बलात्कार का केस, नहीं लगता ना। तो ये एकमात्र ऐसा अपराध है जो, एकमात्र तो नहीं कहेंगे, कुछ और अपराध भी है जो पुरुष ही कर सकते हैं, तो ये ऐसा अपराध है जो केवल पुरुष करते हैं, ठीक है। इसमें महिला पीड़ित होती है और पुरुष ही करते हैं, और पुरुष ही दोषी होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कहते हैं जो केवल पुरुष द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष को, इसमें अभियुक्त कौन होता है, पुरुष। इसमें हमेशा अभियुक्त पुरुष होता है, महिला ये भी याद रखना है आपको, इसमें अभियुक्त केवल पुरुष ही हो सकता है, महिला नहीं हो सकती। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बलात्कार का अपराध जो है आप महिलाओं के विरुद्ध नहीं लगा सकते, पुरुष चाहे वो किसी महिला पे बलात्कार का, ठीक है, इतना है। तो ये अपराध केवल पुरुषों पे लगता है, महिलाओं पे नहीं लगता है, ठीक है। देखिए, अब 2013 की बात करें, क्योंकि इसमें जो है, इस धारा में जो है 2013 के बाद काफी जो है संशोधन किया गया है ना, काफी संशोधन किया गया। तो 2013 से पूर्व क्या स्थिति थी कि 2013 से पूर्व किसी स्त्री की जो है स्वतंत्र सहमति के बिना या स्वतंत्र सहमति के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना उसके साथ किसी पुरुष द्वारा प्राकृतिक मैथुन किए जाने को ही से ही क्या माना जाए, मैथुन। 2013 से पहले की स्थिति ये थी कि प्राकृतिक रूप से जो मैथुन किया जाए, अगर किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री की सहमति के बिना किया जाता है तो ही उसे बलात्कार की श्रेणी में माना जाता था। लेकिन 2013 के बाद कई प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक नहीं होती, उनको भी जो है बलात्कार की श्रेणी में जो है इन्होंने शामिल कर लिया है, ठीक है। अनेक प्रयत्नों को जो है, जो ऐसी हरकत जो प्राकृतिक नहीं होती, उनको भी जो है इस 2013 के बाद जो है क्या है, बलात्कार की श्रेणी में माना गया है। पहले जो प्राकृतिक तरीके से जो होता था उसी को जो है बलात्कार मानते थे 2013 से पहले, लेकिन आज की अवस्था में कई ऐसे जो प्राकृतिक नहीं होते फिर भी उनको जो है बलात्कार की श्रेणी में माना गया। इसको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन प्रकार के कार्य होते हैं, ये आप पढ़ लेना, है ना। तो उसमें पूरा एक बार पढ़ना जरूर, तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो है समझ में जाएगा किस प्रकार के जो कृत्य हैं जो प्राकृतिक नहीं होते फिर भी जो है उन्हें बलात्कार की जो है श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है मैथुन के अलावा उसके आचरण कृत्य जो भी होते हैं आगे जो किए जाते हैं, हरकतें हैं, ये सबको क्या है, बलात्कार की श्रेणी में जो है मान लिया गया है। और बाकी इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, इसमें आप खुद पढ़ लेना, थोड़े शब्द ज्यादा ही बेकार है, तो इसमें आप पढ़ लेना, है ना, ये आप पढ़ लेना है। अब देखिए सहमति की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज और देख लेते हैं, हाँ, स्त्री मनोदशा, मनोदशा की बात कर लेते हैं। अब स्त्री की मनोदशा, उसकी मनोदशा की बात कर लेते हैं। तो मनोदशा जो है, पहली तो ये ध्यान रखें कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए। कैसा, इच्छा के विरुद्ध, ये याद रखना है आपको। इच्छा की मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं बलात्कार वाला, वो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, ठीक है। दूसरा, सम्मति के बिना। देखिए दो चीजें होती हैं, अब आप कहोगे इच्छा है और सम्मति, ये क्या हो रहा है।
ठीक है। इच्छा और फिर अपन इसको भी समझेंगे कि इच्छा और सम्मति क्या होता है। उस स्त्री की सम्मति के बिना, सम्मति के बिना, पहला कहता है इच्छा के विरुद्ध, दूसरा कहता है सम्मति के बिना। ठीक है, दोनों को समझेंगे, पहले लिख लेते हैं इन सारी चीजों को। तीसरा कहता है उसे या किसी हितबद्ध व्यक्ति को मृत्यु या उपाधि का भय के अधीन, सीधा लिख लेते हैं, मृत्यु के भय के अधीन। अब मृत्यु का भय उसे भी दिया जा सकता है या उसका कोई रिलेटिव है उसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने वो नहीं लिखा है, केवल सीधा लिख दिया है कि मृत्यु के भय के अधीन, या उसका कोई रिलेटिव है, कोई उसका कोई रिलेटिव है, उसको आप मार जान से मारने की धमकी देते हो, इस प्रकार आप उसकी सहमति प्राप्त करके करते हो तो भी वो बलात्कार की जो है श्रेणी में आएगा। चौथा, उसका पति होने का विश्वास, पति होने का विश्वास, मतलब इस तरीके का कर्म कांड किया आपने। कई लोग कर लेते ना, मंदिर में गए और दिखा दिया कि भैया हम इसके पति हैं, कि बोले हम इसके पति हैं नहीं, वो इस तरीके से उसको यकीन दिला दी कि अब हम तेरे पति हैं, शादी वादी हो गई है, और जो है आपने वो कर्म पूरा कर लिया, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। मतलब दूसरे को ये विश्वास दिला दिया, जो छोटी मोटी आजकल प्रथाएं होती ना, देखिए प्रथाएं करने से शादी नहीं हो जाती, शादी एक प्रॉपर चीज होती है। ऐसा नहीं होता है कि पिक्चरों जैसे गए और मंदिर में, इसीलिए शादी बनाई गई है। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति किसी को क्या कर देता है, विश्वास दिला देता है और थोड़ा बहुत वो बोले मांग मांग भर दी और बोले पति पत्नी हो गए, उस तरीके को वो खुद जानता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, इसको पत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं है, और अपना कर्म पूरा कर लेता है, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मतलब सामने वाले को भ्रमित करके, सामने वाला सोच रहा है ये उसका पति है, जबकि वो उसका पति नहीं है, वो मानता है, वो तो केवल भ्रमित कर रहा है, तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। जबकि वह विकृत चित्ता के कारण सहमति देने में असमर्थ हो। विकृत चित्ता यानी कोई पागल है या विकृत चित्ता है, विकृत जो है उसकी चित्ता, मानसिक स्थिति जो है उसकी ठीक नहीं है। विकृत चित्ता के कारण, विकृत चित्ता के कारण क्या, वो अपनी सहमति देने में जो है सक्षम नहीं है, और उस प्रकार अगर आप उससे करते हैं तो वो भी जो है बलात्कार की जो है श्रेणी में जो है आएगा। छठवा, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, 18 वर्ष से कम आयु की हो, 18 वर्ष से कम आयु की, 18 वर्ष से कम आयु, अगर कोई स्त्री जो 18 वर्ष से कम आयु की है, पहले जो ये स्त्री कम थी, ये कह रहा 18 वर्ष से कम आयु की है, तो यहाँ सहमति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बाद में देखेंगे। तो 18 वर्ष से कम आयु की है, अगर कोई भी स्त्री है जो 18 वर्ष से कम है, उसके साथ किया जाता है तो भी ये बलात्कार की जो है श्रेणी में आता है। आगे देखेंगे सातवां, जब भी वह सम्मति संसूचित करने के लिए अक्षम है, सम्मति संसूचित करने में क्या है, अक्षम है, मतलब वो सहमति नहीं दे सकती, जबकि वह सहमति संसूचित करने में क्या है, अक्षम है, सम्मति देने में अक्षम है, मतलब किसी भी प्रकार से वो अक्षम है, वो सहमति देने लायक नहीं, इस अवस्था में नहीं है, और अगर उसके साथ किया जाता है तो भी ये जो है बलात्कार की जो है परिभाषा में आता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको इसमें याद रखना है। इच्छा के विरुद्ध, सम्मति के बिना, मृत्यु के भय के अधीन, मृत्यु का भय किसी को भी हो सकता है, उस स्त्री को भी हो सकता है, उसके किसी रिलेटिव को भी हो सकता है। पति होने का विश्वास के द्वारा, विकृत चित्तता के कारण, अगर कोई व्यक्ति पागल है, सहमति नहीं दे सकता, उसके साथ करते हैं तो भी, 18 वर्ष से कम है तो भी बलात्कार है, और सम्मति देने में अगर वो अक्षम है किसी भी प्रकार से, XYZ, सहमति देने में अक्षम का मतलब है, मान लो आपने किसी को कोई ड्रग्स पिला दिया नशे की हालत में, अब वो सहमति नहीं दे सकती, आपने किया तो वो बलात्कार ही है, इसीलिए लिखा है सहमति देने में अक्षम। ये अलग से क्यों लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि आपने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, कोई नशीली दवाई मिला दी, या मान लीजिए वो खुद नशे में है और वो सहमति देने में सक्षम नहीं है, और ऐसे में अगर आप उसके संग बलात्कार कर मतलब वो करते हैं, तो क्या माना जाएगा, वो बलात्कार माना जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इच्छा और सहमति की। अपन देखें तो सहमति तो सिंपल है, आप जानते हैं कि किसी ने डिनाई कर दिया, किसी ने मना कर दिया, उसके बाद भी आप करते हैं तो बलात्कार है। अब इच्छा के विरुद्ध क्या होता है, इच्छा की, इच्छा के विरुद्ध ये है कि उसका मन नहीं है। मतलब क्या, अब इसको कैसे समझे उदाहरण, इसको उदाहरण ऐसा है कि अब इसमें पूछा जा सकता है कि क्या एक वेश्या
क्या एक वेश्या जो है के विरुद्ध बलात्कार का अपराध किया जा सकता है? कोई व्यक्ति कहे कोई ये तो वेश्या है, इसके खिलाफ कैसे बिल्कुल हो सकता है, वेश्या के खिलाफ बलात्कार का, वेश्या भी चाहे तो बलात्कार का अपराध आपके खिलाफ लगा सकती। कब लगा सकती? जब उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं और आप जबरन करते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। तो ये भी याद रखें कि एक वेश्या भी जो है बलात्कार का अपराध लगा सकती है, क्योंकि यहाँ लिखा इच्छा के विरुद्ध। भले ही वो वेश्या है, वो उस तरीके का काम करती है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है आपके साथ करने की और आप जबरन करते हैं तो आप बलात्कार की श्रेणी में ही आएंगे। आप ये बचाव नहीं ले सकते कि भाई ये तो ऐसा ही काम करती है, ठीक है। या मान लीजिए कोई लड़की है, आपके पूर्व में उसके साथ संबंध रहे हैं और अगर वो लड़की मना करती है और आप उसके साथ जबरन करते हैं तो आप ये बचाव नहीं ले सकते कि पूर्व में हमारे संबंध थे, बोले हमारे तो बोले संबंध थे और फिर बलात्कार का संबंध भले ही रहे हो, लेकिन जिस समय आपने किया उस समय उसकी इच्छा नहीं थी, उस समय उसकी इच्छा नहीं थी और आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध किया तो ये बलात्कार माना जाएगा। आप नहीं, ठीक है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो बलात्कार है। तो इसीलिए इच्छा और सम्मति को जो है शामिल किया गया, ठीक है। इच्छा के विरुद्ध है तो भी बलात्कार है, सम्मति के विरुद्ध है तो भी बलात्कार। ये आपको समझ लिया, ठीक है। अब बात आती आयु की बात, स्त्री की जो है उसकी आयु की हम बात करें तो महिला की सम्मति बलात्कार का बचाव घटित करती है। जो महिला की जो है आप ध्यान रखें कि महिला की सहमति बलात्कार का बचाव है। महिला की सहमति, ये याद रखें, सहमति बलात्कार का क्या है? बलात्कार का जो है आपका बचाव है, बलात्कार बोलते हैं। बलात्कार का क्या है? बचाव है। मतलब अगर कोई महिला, आप ये साबित कर देते हो कि उस महिला की जो है सहमति थी तो ये बचाव है। देखिए जब सहमति दे दी उस महिला ने तो फिर वो बचाव है, उसमें फिर उसको जो है क्या नहीं माना जाएगा, उसको बलात्कार नहीं माना जा सकता। तो जब बलात्कार के केस आते हैं तो अधिकतर यही साबित करने की कोशिश वकील के द्वारा की जाती है कि इस महिला की सहमति थी, अब पलट गई पैसे मांगने के लिए, तो ये सहमति बचाव है। बलात्कार के मामले में सहमति जो है बचाव गठित करती है, यानी बचाव का बचाव करती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जिस महिला ने सहमति दी है वो सहमति देने के लिए उसकी आयु क्या होनी चाहिए? सक्षम होनी चाहिए, या कह लीजिए सहमति देने के लिए क्या होनी चाहिए? सक्षम होनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि जिस महिला ने सहमति दी है वो सहमति देने के लिए सक्षम होनी चाहिए और जो उसकी सहमति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए। ये इसका बचाव। जो स्त्री ने सहमति दी है उसकी सहमति कैसी होनी चाहिए? उसकी सहमति जो है सहमति देने के लिए पहले तो सक्षम होना चाहिए, दूसरी जो सहमति जो है उसकी कैसी होनी चाहिए? सहमति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति देने के लिए आयु कितनी है इसमें? 18 वर्ष हो गई है, अपन ने ऊपर लिखा ना 18, तो सहमति की आयु बलात्कार के मामले में कितनी है? 18। पहले 16 थी अब 18 हो गई। पहले 16 वर्ष थी सहमति की आयु, लेकिन अब क्या कर दिया है? अब 18 कर दिया। मतलब 18 वर्ष की से ऊपर की जो महिला वो सहमति देने के लिए सक्षम है। और अगर 18 वर्ष से कम की कोई महिला है और अगर उसने सहमति दे भी दी है तो भी बलात्कार माना जाएगा, क्योंकि वो सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई महिला 18 साल से कम की है और भले ही उसकी सहमति है तो भी वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि महिला सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि बलात्कार के मामले में महिला की सहमति देने की आयु कितनी है? सहमति देने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, ठीक है। ये भी याद रखें, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अगर कोई महिला है तो सहमति देने के लिए वो सक्षम है, और 18 वर्ष से कम है तो वो सहमति देने के लिए सक्षम नहीं मानी जाएगी। अब बात करें भैया कि अपन पुरानी बात कर लेंगे, भाई पुरानी जो है सहमति की बात अगर पुरानी करें हम, तो मूल जो संहिता थी हमारी, जब संहिता ये बनी थी तो इसमें जो सहमति की आयु थी, जब हमारा अधिनियम बना था उस समय की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है 11 वर्ष थी। मूल संहिता जब बनी थी उसमें मात्र 11 वर्ष जो है सहमति की आयु थी। और जो पत्नी की अगर बात करते कि पत्नी की सहमति, क्योंकि पति द्वारा भी बलात्कार किया जा सकता है ना, याद रखें कि पति भी बलात्कार कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो पृथक्करण की डिग्री के द्वारा बाहर रह रहा हो उस समय, है ना, इच्छा के विरुद्ध। तो उसमें आयु थी 10 वर्ष,
उसके बाद जो है 1891 में इसमें जो है संशोधन किया गया, फिर एक वर्ष अवधि और बढ़ा दी। सहमति की जो एज हो गई थी 12 वर्ष 1881, और उसमें पति के मामले में 11 वर्ष कर दी गई थी। फिर 1925 में फिर इसमें फिर संशोधन हुआ और जो है आयु जो कर दी गई 14 वर्ष, और उसके बाद जो है पति के मामले में सहमति की आयु जो है आपकी कितनी कर दी गई थी, 13 वर्ष। इसके बाद जो है 1949 में फिर संशोधन किया गया, तो जो 14 वर्ष की आयु थी उसको बढ़ा करके कर दिया गया 16 वर्ष, और पति के मामले में जो है 15 वर्ष। ऐसा जो चल रहा है, तो 2013 में जो है संशोधन जो है करके जो है 16 वर्ष की आयु को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष अन्य व्यक्तियों के मामले में, और पति के मामले में सहमति की आयु कितनी है, 15 वर्ष। याद रखें। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से, भले ही उसकी पत्नी अगर वो 15 वर्ष से कम की है, तो उसको क्या माना बलात्कार माना जाएगा। बलात्कार पति की अवस्था में कब माना जाएगा, जब पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम हो। ठीक है, ये याद रखना। पति के मामले में सहमति की आयु कितनी है, और अगर वो उसका पति है तो बलात्कार नहीं है। अगर वो 15 साल से छोटी है, और भले ही वो उसका पति और भले ही उसकी पत्नी की अगर सहमति और अगर पत्नी कंप्लेन करती है तो वो बलात्कार माना जाएगा। तो पति के मामले में सहमति की आयु कितनी, 15 वर्ष, और नॉर्मल सहमति की आयु कितनी है, 18 वर्ष। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एक पति अपनी पत्नी की सहमति से जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है संभोग करता है, तो उसने कौन सा अपराध किया, तो उसने जो है बलात्कार किया। अगर 15 वर्ष से कम है पत्नी तो बलात्कार है। ठीक है, भले ही पत्नी की सहमति, क्योंकि पत्नी के मामले में जो है सहमति देने की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष से छोटी है तो वो सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है। अब वो बलात्कार तब होगा जब वो पत्नी को आपत्ति होगी, वो रिपोर्ट करती है, अगर उसे दिक्कत है रिपोर्ट करते तो बलात्कार ही माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे पति के मामले में 15 वर्ष और नॉर्मली जो है 18 वर्ष है। एक केस और है, इसको यहाँ मिटा ले। DM सोनकर, DM सोनकर, DM सोनकर, DM सोनकर का जो है बाद है। ये बोर्ड पे थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा पड़ती है, तो DM सोनकर का जो है एक बाद है। बनाम महाराष्ट्र राज्य का बाद है 2019, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य 2019 का जो है एक बाद है। DM सोनकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019। इसमें कहा गया कि विवाह करने के विश्वास पर स्वतंत्र सहमति से बनाया गया यौन संबंध पुरुष के विवाह न करने पर स्वतः बलात्कार नहीं होगा, जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उसने विवाह करने का इरादा न रखते हुए केवल यौन संबंधों के प्रति सम्मति करने के उद्देश्य से विवाह करने का भरोसा दिया है। तो इस केस में क्या कहा गया, इस केस में ये कहा गया कि विवाह करने के विश्वास पर स्वतंत्र सम्मति, मतलब किसी से आपने विवाह करने का जो है उसे विश्वास दिला दिया कि भैया हम आपसे शादी करेंगे, और उस एवज में आपने उससे जो है शारीरिक संबंध बना लिए। तो ये कह रहा है, ये धारा इस केस में ये कहा गया कि केवल इस आधार पर उस पुरुष को जो है दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक कि ये साबित ना कर दिया जाए कि उसका शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं। ठीक है, ये कहता है कि जब तक ये साबित ना कर दिया, हो सकता है कि उस समय उसका शादी करने का इरादा रहा हो, बाद में बदल गया हो। तो ये कह रहा है कि जब तक आप ये साबित ना कर दें कि उस पुरुष का शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं, तो फिर वो बलात्कार, अन्यथा उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। मतलब शादी का उसने भरोसा दिया, उस समय वो शादी करना भी चाहता रहा होगा, लेकिन बाद में हो सकता ना कर पाया हो, तो केवल शादी का बात कहकर संबंध बनाना जो है बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, जब तक कि आप ये साबित ना कर दें कि उस आदमी का तो जो है शादी करने का कोई इरादा था ही नहीं। अगर ये साबित करते हैं तो ही वो व्यक्ति जो है बलात्कार का दोषी माना जाएगा। तो सीधा याद रखें कि जो DM सोनकर का बात कैसे संबंधित है, आपके बलात्कार से संबंधित, रेप वाली धारा 375 कह लीजिए, 376 कह लीजिए, उससे संबंधित है।
ठीक है, किससे संबंधित है? 376 से संबंधित है। इसमें ये भी लिखा है कि अगर व्यक्ति जब उसने संबंध बनाए तो उस समय तो वो शादी करने के इरादे में पूर्ण था, अब परिस्थिति बस ऐसी कोई हो जाती है कि वो बाद में शादी नहीं कर पाता है, पर उसने पहले शादी करने का इरादा रहा हो, उस समय उसने संबंध भी बनाए हो, लेकिन बाद में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो शादी नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति को जो है बलात्कार का दोषी नहीं माना जाएगा, इस केस में कहा गया है। ठीक है, अब बलात्कार के लिए दंड की बात करें तो बलात्कार के जो अपराध है उसमें 376 ABC करके भी जो है दंड दे रखे हैं। इसमें जो है 376 जो है सामान्य बलात्कार का जो है सामान्य दंड की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति, इसमें कई तरीके के दंड है बलात्कार के मामले में, तो सामान्य दंड की बात करें हम बलात्कार के मामले में 376 में, तो सबसे पहला जो है सामान्य जो दंड है, नॉर्मल जो दंड होता है बलात्कार का, उसके बारे में हम अगर देखें तो 376 में इसका पहला अगर हम देखें सामान्य दंड की बात कर रहे हैं, इसका सामान्य दंड है 10 वर्ष की कठोर कारावास जो आजीवन तक हो सकता है। तो सामान्य दंड है इसका 10 वर्ष तक का कठोर कारावास, जो कितना हो सकता है, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये सामान्य दंड है जो नॉर्मल होता है उसके लिए, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। इसके अलावा जो है इसका कई विनिर्दिष्ट दशाएं दिखी हैं, उसमें कई दशाएं लिखी हैं, विनिर्दिष्ट दशाएं 376 विनिर्दिष्ट दशाएं जो है विनिर्दिष्ट दशाएं मतलब उसमें कई जो प्रोविजन बताए हैं उनके अलावा उन दशाओं में अगर कोई व्यक्ति करता है तो भी इसमें जो है 10 वर्ष से लेके सेम सजा है, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जो है आपका आजीवन कारावास। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको याद रखना है एक दंड के 16 वर्ष से कम आयु की अगर स्त्री के संग किया जाता, 16 इसमें वर्ष से कम, अगर वो स्त्री जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है अगर उसके संग बलात्कार किया जाता है तो सजा कितनी होगी? 10 से बढ़कर सजा हो जाएगी 20 वर्ष, और शेष प्राकृतिक जीवन, मतलब पूरा जितना जीवन बचा उधर तक। तो 10 इसकी जो है कम से कम 20 वर्ष, इसमें 20 वर्ष से कम नहीं होगी, 20 वर्ष का जो है 20 वर्ष का जो है कठोर कारावास, 20 वर्ष का कठोर कारावास जो उसके संपूर्ण शेष जीवन तक होगा, संपूर्ण शेष जीवन, इसका मतलब है आजीवन ही है, लेकिन जब तक मरेगा नहीं तब तक छूटेगा नहीं। अगर इसमें आजीवन कारावास हो जाता है उससे, तो जब तक मर नहीं जाता उसे छोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हालत में, मर के ही निकलेगा, सीधी सी बात। इसीलिए स्पेशल लिख दिए, मतलब जैसे सरकारें सजा माफ कर देती ना, वो भी नहीं कर पाएंगी इसमें। ऐसा अपराधी की सजा माफ नहीं होगी, इसको तो मर के ही निकलना पड़ेगा। एक बार चला गया और न्यायालय ने आजीवन कारावास अगर दे दिया तो मर के ही निकलेगा जेल से, जिंदा नहीं निकलेगा। ये है, ठीक है। अगर पीड़िता की आयु, पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, पीड़िता जो है विकृत हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है किसी स्त्री की या पागल हो जाती है, सीधा हम लिख रहे हैं, अगर कोई पीड़िता की मृत्यु हो जाती है जिसके संग बलात्कार किया गया है और अगर वो पागल हो जाती है तो इसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और बाकी वही है कि शेष संपूर्ण जो है जीवन तक, जो मृत्यु दंड या फिर जो ऊपर लिखा 20 वर्ष तक का कठोर कारावास या फिर संपूर्ण शेष जीवन के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। अगर मृत्यु जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पागल हो जाती है उसकी वजह से, तो इसमें जो है मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और बाकी या फिर जो है 20 वर्ष तक का कठोर कारावास या संपूर्ण जो शेष जीवन है उसको कहाँ बिताना पड़ेगा? कारागार में ही बिताना पड़ेगा। ये 16 वर्ष हो गया। अब बात आती 12 वर्ष से कम आयु की अगर कोई स्त्री है या कोई बालिका ही कहेंगे, बालिका है, तो 12 वर्ष से कम आयु की बालिका यानी बच्ची है, कोई उसके संग अगर करता है तो उपरोक्त दंड और जुर्माने से, मतलब ये पूरा जो दंड है उसी से जो है, ये दंड से और जुर्माने के साथ भी जो है दंडित किया जा सकता है। सेम दंड से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। इसके बाद जो है आपको इसमें याद रखना है, पीड़िता की मृत्यु होने या विकृतचित्तता में, पीड़िता की मृत्यु या विकृतचित्तता में जो 376 आपका ए है, ये 376 ए है ना। इसमें 376 ए और बी जो है 376, इसको आपको याद रखना है, ए और बी। ए बी में क्या है? ये 12 वर्ष के बारे में, बच्चे के बारे में बात कर रहा है कि बच्चे की संग करता है। इसके अलावा जो है बी के बाद जो है आपका आता है डी, देखेंगे अपन 376 डी, 376 डी।
अब सी बाद में देखेंगे। डी देखेंगे 376 डी क्या कहता है, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार। ये इसे याद रखना है आपको, सामूहिक बलात्कार। बलात्कार या बलात्कार एक ही बात है, ठीक है। तो सामूहिक बलात्कार जो है उसमें जो है मृत्यु दंड के सिवाय उपरोक्त दंड, तो इसमें भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है, मृत्यु दंड। मृत्यु दंड के अलावा ये जो ऊपर सजा 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और शेष जो है संपूर्ण जीवन, ये जो है उससे दंडित की। ये आपको याद रखनी है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये जो 12 वर्ष वाला ये भी याद रख लेना, ये मतलब एबीसी जो करके प्रकार दे रखे हैं, ये आपको जो है याद रखना है। इसके बाद डी और ए और है 376 का, डी और ए। 376 का डी और ए जो है वो कहता है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के संग जो है गैंग रेप। ये 16 वर्ष, ये भी गैंग रेप है, ये भी गैंग रेप है। ये काय के बाद बस एज का अंतर आ गया। ये 16 वर्ष की अगर कम आयु की स्त्री है उसके संग अगर गैंग रेप किया जाता तो इसमें आ जाता है। और 376 आपका बी, ए के बाद आएगा आपका बी, ये जो है 12 वर्ष, बस अंतर इतना है, ठीक है। ये भी गैंग रेप है। 376 डी और डी ए और डी बी तीनों की तीनों गैंग रेप है। ये नॉर्मल गैंग रेप है, ये 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के संग गैंग रेप है, और ये बालिका बच्ची के संग जो है गैंग रेप है। इसमें जो है सजा, इसमें मृत्यु दंड जो है जो सेम जो सजा है 16 वर्ष से कम है, तो इसमें लिखा है इस प्राकृतिक व्यक्ति के जो है जीवन काल के लिए। और बाकी जो है अगर 12 वर्ष है तो दंड लगभग वही है, मृत्यु दंड जो है से दंडित किया जा सकता है। उपरोक्त दंड मतलब 20 वर्ष तक का कठोर कारावास और मृत्यु दंड से क्या किया जा सकता है, दंड। सब दंड एक ही है, इसीलिए लिखा नहीं दंड सेम है। तो बस आप सेक्शन याद रखें, दंड नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे बस ये सेक्शन पूछेंगे कि किसमें कौन सा अपराध जो है आपका दिया गया है। इसके बाद देखिए उपरोक्त में से किसी धारा के अधीन दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा पुनः अगर करा जाता है, दोबारा अगर किया जाता है, ई 376 ई आएगा। तो 376 ई कहता है पुनः मतलब दोबारा, कोई व्यक्ति दोबारा करता है, इसी एक व्यक्ति के संग पहले किया था फिर उसके संग दोबारा करता है, तो इसमें जो है शेष प्राकृतिक जीवन जो है मतलब उसको या मृत्यु दंड से उसको क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो सजा अपन इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि सजा सेम है ना। तो केवल आपको ये क्लॉज याद रखनी तो कौन से क्लॉज में जो है क्या दे रखा है। इसमें जो है बलात्कार के मामले में जो है आपका एक महत्वपूर्ण मामला है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, महत्वपूर्ण है। तुकाराम, तुकाराम वर्सेस जो है महाराष्ट्र राज्य, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बलात्कार से संबंधित मामला है तुकाराम बनाम महाराष्ट्र 1983 का, 1983 का जो है मामला है। इसे मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना, मथुरा रेप केस, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट था। मथुरा रेप केस कौन सा, ये भी पूछा जाता है। तो तुकाराम जी का जो मथुरा के थे तो मथुरा रेप केस है। इसमें क्या था, ये तुकाराम जी पुलिस वाले थे, थाना परिसर में जो है इसमें जो है 15 वर्ष की जो है बालिका थी, उसके संग जो है बलात्कार किया गया था। 15 वर्ष की कमाई की जो महिला बालिका थी उसको जो है संग बलात्कार किया गया था। तो इसमें जो है थाना परिसर में 2 सिपाहियों द्वारा जो बलात्कार, तो इसमें जो सामूहिक उनने बलात्कार किया था उसको जो है न्यायालय ने जो है क्या नहीं माना, इसमें बलात्कार नहीं माना। इसमें इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्त संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए, मतलब अपने पढ़ा है कि भाई 15 वर्ष की पहले जो सहमति की जो एज रही होगी उस समय 15 वर्ष से कम आयु की महिला की सहमति को भी बचाव का आधार मानते हुए, मतलब उसने ये कहा कि वो महिला थी जो 15 वर्ष की थी उसमें की सहमति थी तो उसको बचाव का आधार मान लिया, जबकि पहले कि 15 वर्ष से कम है तो उसको जो है बचाव नहीं माना जाता। लेकिन इस केस में जो है हमारे उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक अवहेलना करते हुए उसको सहमति मान लिया और उनको बचाव दे दिया लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए ये केस है जो महत्वपूर्ण है। इस निर्णय के विरुद्ध, ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें कुल मिला के हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जो संविधान में जो प्रोविजन है या कह लीजिए संवैधानिक निर्णय नहीं था एक तरीके से, जबकि सहमति के लिए आयु 15 वर्ष, वो जो 16 वर्ष थी उस समय तो 16 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने 15 वर्ष की सहमति को भी बोले सही मान लिया
और जो सिपाही वगैरह थे उनको बलात्कार का दोषी नहीं माना। तो इसमें जो है क्या हुआ, विरोध हुआ, काफी विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ। तो भविष्य में ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो, इस निर्णय को जो है दूर करने के लिए संसद ने जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 जो है पारित किया। इसके बाद फिर संसद ने जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983 जो है पारित किया। फिर उसने सहमति वगैरह की जो है आयु वगैरह जो है जोड़ी गई। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम इसी अधिनियम के जो द्वारा जो है पारित किया गया था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983। संसद को उसमें फिर संशोधन करना पड़ा ताकि जो है न्यायालय इस तरीके की मनमाने फैसले ना दे पाए। ठीक है, एक केस और है इसमें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम पंकज चौधरी। राष्ट्रीय, ये तो नया ही मामला है, आपको याद होगा पंकज चौधरी का जो दिल्ली का मामला वो यही है। ठीक है, निर्भया मामला यही मामला, इसका असली नाम यही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय धानी क्षेत्र बनाम पंकज चौधरी वर्सेस पंकज चौधरी। ये निर्भया का मामला है, इसको निर्भया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम पंकज चौधरी यानी निर्भया केस। ये आपका जो है 2013 का जो है इसी केस की वजह से 2013 के संशोधन किए गए। इसी मामले की वजह से 2013 में जो किया गया संशोधन किए गए। तो इसी मामले पे आधारित है संशोधन। इसी मामले को देखते हुए काफी आपने देखा ही होगा, काफी शोर शराबा हंगामा हुआ था बस में जो बलात्कार हुआ था। तो ये केस है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंकज चौधरी, जिसको निर्भया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या निर्भया मामला कह लीजिए। 2013 जो है संशोधन इसी की वजह से किए गए। इसमें 15-16 दिसंबर 2000 रात की बात है, 2012 की। ये 2012 का मामला है, 15-16 दिसंबर की बात थी। बस में, चलती हुई बस में जो है गैंगरेप किया गया था, है ना। गैंगरेप करने के बाद जो है पीड़िता थी, उसकी लोहे की रॉड से जो है उसको क्षतिग्रस्त किया गया, उसे मारा गया, है ना। और ऐसी अवस्था में जो है उसको बस से क्या कर दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। तो इस वजह से जो है पीड़िता की जो है मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसमें काफी शोर शराबा हुआ था और फिर ये केस आया था निर्भया के नाम से। हालांकि निर्भया के नाम से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम पंकज चौधरी का मामला है जो निर्भया के नाम से जाना जाता है। फिर 2013 में जो है जब ज्यादा शोर शराबा हुआ तो सरकार ने जो है, संसद ने जो है हमारे जो है ये इस अधिनियम में क्या किए, संशोधन किए, 2013 के द्वारा संशोधन किए। और जो संशोधन है आपके 3 फरवरी 2013 को जो है अध्यादेश जो है जारी किया गया। ये तो सब जानते ही हैं, तो संशोधन की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा एक जम्मू कठुआ कांड 2018 जम्मू में भी हुआ था। एक जम्मू कठुआ एक जगह है, कठुआ जो है जम्मू में एक जगह है, कठुआ कठुआ कांड जम्मू कठुआ कांड 2018, ये 2018 का मामला है। ये भी बलात्कार से संबंधित। जम्मू कश्मीर का एक कठुआ जिला है, कठुआ कांड इसीलिए बोलेंगे, कठुआ नामक एक जिला है जम्मू कश्मीर में। तो ये उधर ही उसी जिले का जो है कांड था। इसमें एक 8 वर्षीय बच्ची का जो है व्यभिचार किया गया। कितनी साल की बच्ची थी, केवल 8 साल की बच्ची थी। उसका व्यभिचार किया गया और कई दिनों तक कई व्यक्तियों द्वारा उसके साथ जो है बलात्कार किया गया। उसके बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के साथ बलात्कार किए कई लोगों ने, उसके बाद उसका सिर कुचल करके उसकी जो है हत्या कर दी गई। तो इसका भी जो है विरोध हुआ काफी। इसका जब विरोध हुआ तो संसद ने 11 अगस्त 2018 को इस अधिनियम में जो फिर से संशोधन किया। 11 अगस्त 2018 का संशोधन 11 अगस्त 8वां महीना होता है 2018 को जो है फिर से संशोधन किया सरकार ने, इसमें अधिनियम में संशोधन किया और राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करके 21 अप्रैल 2018 को प्रवर्तन में लाए। मतलब जो संशोधन हुए थे ना 2018 में फिर से, तो वो इस जम्मू कठुआ केस के कारण हुए थे। ठीक है, इस संशोधन से क्या किया गया, इस संशोधन से आगे ये जो है गंभीर जोड़ दिए गए, ये अलग से जोड़ दिए गए कि 16 वर्ष से अगर कम आयु की है, 12 वर्ष से अगर कम आयु की है स्त्री, पहले ये नहीं थे, है ना। तो ये अलग प्रोविजन करके जोड़े गए कि अगर 16 वर्ष से कम है तो कितनी सजा, 12 वर्ष से कम है तो कितनी सजा, गैंगरेप होता है तो कितनी सजा, ये सारे जो है जोड़े गए हैं 2018 में। ठीक,
तो ये धाराएं कब जोड़ी गई? 2018 में जोड़ी गई। ये इसी केस से जोड़ी गई हैं, ठीक है, इसी कोर्स के बाद जो है जोड़ी गई। अब देख लेते हैं, भैया पत्नी की बात कर लेते हैं, पति पत्नी की बात कर लेते हैं। पत्नी से बलात्कार 375 की बात करें, पत्नी से बलात्कार। सामान्यतः पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए किसी भी मैथुन आदि को, चाहे वो उसकी पत्नी की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना किया गया, बलात्कार नहीं माना जाता। ध्यान में रखें, पति और पत्नी के बीच जो संबंध बनते हैं, चाहे वो सहमति से बने या सहमति के बिना बने, उनको बलात्कार नहीं माना जाता। सामान्यतः बात कर रहे हैं, तो सामान्यतः पति पत्नी के बीच जो संबंध बनते हैं उनको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाता। ठीक है, पति पत्नी है तो स्वाभाविक सी बातें बनेंगी, तो उनको जो चाहे इच्छा से बने या इच्छा के विरुद्ध बने, उनको जो है आप बलात्कार नहीं कह सकते। फिर भी इसके क्रूरता या तलाक का आधार माना जा सकता है। मान लो कोई पति अपनी पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाता है, जबरदस्ती करता है, तो इसको आप बलात्कार नहीं कह सकते। हाँ, इसको क्रूरता कह सकते हैं, इसको क्रूरता कह सकते हैं, और ये तलाक का आधार हो सकता है। मतलब अगर पत्नी चाहे तो पति से तलाक ले सकती है उसकी क्रूरल्टी की वजह से। तो इसको बलात्कार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इसको क्रूरल्टी कह सकते हैं आप, और इस आधार पर पत्नी जो है अपने पति से जो है तलाक भी ले सकती है। परंतु धारा 375 का एक अपवाद है। अपवाद वही है 15 वर्ष का जो मैंने बताया, अपवाद है। अपवाद ये कहता है कि यदि उस समय पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम रही हो, अपवाद एक ही है कि अगर स्त्री की आयु, या पत्नी कहेंगे, पत्नी की आयु जो है 15 वर्ष से जो है कम है, तो फिर ये बलात्कार हो जाएगा। ये अपवाद है, बस एक अपवाद है। पति पत्नी के मामले में केवल एक अपवाद है कि अगर पत्नी की एज जो है 15 वर्ष से कम हो, तो उस अवस्था में जो किया गया जो शारीरिक संबंध पति बनाता है तो जो इच्छा के विरुद्ध, तो जो है क्या माना जाएगा, उसे बलात्कार का दोषी माना जाएगा। ऐसे में पति को फिर बात आती कि पति बलात्कार है, तो पति पत्नी की आयु के आधार पर जो है 376(3) के तहत, यदि वह 12 वर्ष से कम की रही हो तो 376(b) के तहत दंडित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये वाली बात आ रही कि अगर पति है तो जो अगर 15 वर्ष वाली बात आती तो पति को जो है दोषी माना जा सकता है। ये एक अपवाद है बस, ठीक है। देखो 376(b) है पृथक्करण के दौरान, 376(c) था आपका प्राधिकार के अधीन जो जो महिला रहती है उसके साथ बलात्कार। तो ये तो अपन देख ही लिए, और बाकी क्या देखना है इसमें बस। और इसमें जो है आपका कुछ नहीं देखना। तुकाराम का केस मैंने आपको बता ही दिया, तुकाराम का केस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, है ना। और बाकी पत्नी पति के बारे में 15 वर्ष की आयु, ये याद रखना इसमें बस इतना नहीं पढ़ना है। पति का जो है पनिशमेंट देख लेना, वो ज्यादा नहीं होता उसमें। अब देखिए प्रकृति विरुद्ध यौन अपराध 377 और देख लीजिए, सेक्शन 377 ये प्रकृति विरुद्ध अपराध है। कैसे अपराध है? प्रकृति विरुद्ध। प्रकृति विरुद्ध मतलब जो काम प्रकृति ने आपको नहीं है और उसके विरुद्ध करते हो, तो इसमें आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग बच्चों का शोषण करते हैं। कोई मान लो बच्चा है, बालक है, बालिका की बनेंगे, बालक है, कोई अगर बालक के संग गलत काम करता है तो किस धारा में आएगा? वो इस धारा में आएगा, क्योंकि प्रकृति विरुद्ध है ना। ये गेप वगैरह जो आते हैं वो सब इसी में आते हैं प्रकृति विरुद्ध है। तो इस तरीके से नेचुरल प्रक्रिया ना होकर अननेचुरल तरीके से अगर जो है संबंध बनाता है तो वो किसमें आता है? 377 में जो है अपराध होता था। लेकिन इसमें अभी भी इसमें जो है प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग, है ना, ये कहता है प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग जो है से संबंधित धारा है, गलत तरीके से। ये जो धारा है आपकी 1900, ये धारा 377 में ब्रिटेन के बगरी अधिनियम, ब्रिटेन में एक बगरी अधिनियम था 1533 पर आधारित है। ब्रिटेन का जी हालांकि ये नहीं पूछते तो रहने दीजिए। बगरी अधिनियम 1900 जो है आपका 53 था, उस पर आधारित है। जो किसी मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को अथवा पशु के साथ अप्राकृतिक यौनाचार से, मतलब इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ करता है वो तो आता ही है, अगर आप किसी पशु के साथ करते हैं तो वो भी इसमें आता है ना, कि पशु के साथ अगर आप गलत काम करोगे तो वो भी 377 के तहत दोषी हो सकते हैं। इस धारा के लिए इसमें भी जो है इस धारा को करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है, ठीक है, केवल प्रवेशन पर्याप्त है। इसके आवश्यक तत्व की बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति की स्वेच्छा इंद्रिय भोग करना, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा है मतलब उससे स्वेच्छा अपनी मर्जी से जो है इंद्रिय भोग करना। दूसरा, उसे ऐसा
किसी पुरुष या स्त्री या किसी जीव जंतु के साथ, पुरुष के साथ भी हो सकता है, स्त्री के साथ भी हो सकता है, और जीव जंतु के साथ भी। ऐसा इंद्रिय भोग प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध, मतलब नॉर्मली जैसा होता है उसके अन्यथा हो, तो वो धारा 377 में आता है। देखिए, प्रकृति के जो क्या कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था का अर्थ तो जो होता है जैसे नॉर्मली होता है आपका, वैसे ही होता है। उसके अलावा अन्य प्रकार से जो भी भोग मतलब सेक्स किया जाता है वो सब इसमें आता है। नेचुरल जो तरीका होता है उसको छोड़ के जितने भी तरीके हैं वो आपके 377 में आ जाते हैं, बस इतने ही याद रखना है। तो बाकी कौन कौन से आते हैं ये तो कोई बताने की बात है नहीं, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें देखें। अब इसमें कुछ चीज है, समलैंगिकता की बात जरूरी है, क्योंकि वो इसमें जरूरी है, क्योंकि जो समलैंगिक का अर्थ होता है जी तो सभी जानते हैं, समलैंगिक मान लो पुरुष है, कभी कभी क्या होता है जेनेटिकली कई लोगों में इस तरीके के बदलाव हो जाते हैं कि नॉर्मल नियम तो ये कहता है कि एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है और एक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन कुछ लोगों में इस तरीके का उल्टा गुण पाया जाता है, पुरुष होने के बाद वो पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं और महिला होने के बाद भी वो महिलाओं के प्रति ही आकर्षित होते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या फिर, क्योंकि ऐसा कोई उसको कई साइंस कहता भी बीमारी नहीं है, ये तो जेनेटिक है, मतलब वो उनको मतलब उनको भगवान ने ही ऐसा बनाया, लोग कहते हैं अपने आप ही हुए हैं उनको, अब वो है नहीं, उनको है ही इस तरीके से, तो उनके लिए क्या की जाए। ऐसे में इन लोगों को इस धारा से बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ऐसे में जो है वो लोग आपस में नहीं रह पाते थे और दिक्कत थी। तो इसमें जो है केस आया फिर एक 2018 में, नवचेतन सिंह बनाम जौहर, ये जरूरी है। नवचेतन, नवतेज है, नवतेज, नवचेतन नहीं, नवतेज, नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह, ये महत्वपूर्ण मामला है, ठीक है। नवचेत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 वर्सेस भारत, ये इंपॉर्टेंट केस है आपका 2018 का, ये याद रखना, ये कैसे याद रखना, पूछा जाता है किस धारा से संबंधित है, 377 से संबंधित ये है जो मामला है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में से पूर्व दो वयस्कों के मध्य होने वाले प्राकृतिक के विरुद्ध जो इंद्रिय भोग होता है आत्यंतिक रूप से दंडनीय माना जाता था, और ऐसे संबंधों के लिए उनकी पारस्परिक सहमति अथवा उसका परस्पर पति पत्नी होना बचाव नहीं था, क्योंकि धारा 377 में आते थे पहले। अगर ये कह रहा है कि दो पुरुष हैं या दो स्त्रियां हैं एक साथ रहती हैं और अगर वो संबंध बनाती हैं तो इस धारा में जो है वो दोषी होते थे, भले ही उसमें उन दोनों की रजामंदी रही हो, एक साथ रहती हो, या वो आपस में उन्हें शादी कर ली, पति पत्नी बन गए, इनमें भी ये लोग भी कर लेते हैं। तो इसमें कोई बचाव नहीं था पहले, इस धारा से पहले, इस केस से पहले। परंतु इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या स्पष्ट कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि विवाहित अथवा गैर विवाहित दो वयस्क व्यक्तियों के मध्य उनकी पारस्परिक सहमति से होने वाला यौनाचार अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि दो वयस्क व्यक्ति, चाहे वो पुरुष पुरुष हो चाहे वो स्त्री स्त्री हो, अगर वो अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं, चाहे वो शादी के बिना बनाए या शादी के साथ बनाए, वो अपराध नहीं है। सीधा उन्होंने कह दिया कि वो अपराध नहीं है। इन लोगों के लिए पहले दिक्कत थी, अब अपराध होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये अपराध नहीं है अगर वो सहमति से संबंध बनाते हैं, चाहे उन्होंने सहमत शादी की हो या ना की हो, ठीक है। ये अन्य लोगों पे भी लागू होता है। तो उन्होंने कहा इस तरीके का कार्य जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा वाद है, सीधा याद रखें, धारा 377 से संबंधित जो है बात है। बात इसके अलावा एक नाच फाउंडेशन का भी बात था इसमें। नाज फाउंडेशन बनाम नाज फाउंडेशन का भी बात है, ये भी याद रखें आप। नाज, ये गेस, ये पूरा टोटल गे से संबंधित है। नाज फाउंडेशन, ये गे, जो गे लोग होते हैं उनकी संस्था थी फाउंडेशन, उनके अधिकारों के लिए जो फाउंडेशन थी क्या करती थी, लड़ाई लड़ती थी। ये भी महत्वपूर्ण मामला, ये भी धारा 377 से ही संबंधित है। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली ही है, दिल्ली का मामला है 2000 जो आपका 2009 का जो है मामला है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया था, यह स्पष्ट किया था कि दो वयस्कों के मध्य पारस्परिक सहमति से होने वाले किसी भी यौनाचार को अपराध नहीं माना जा सकता, ये इसमें भी कहा गया था, ठीक है।
इसके अलावा बस ये दो केस ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा केस तो और भी हैं इसमें। सुरेश कुमार बनाम नाज फाउंडेशन का है, एक जो नाज फाउंडेशन का केस है, दूसरा था सुरेश कुमार बनाम नाज फाउंडेशन। इनने इसके खिलाफ, नाज फाउंडेशन के खिलाफ उल्टा केस किया था, सुरेश कुमार वर्सेस नाज फाउंडेशन। इनने इस फाउंडेशन के खिलाफ ही, इनके जो निर्णय था उसके खिलाफ ही इन्होंने इनके खिलाफ जो है केस किया, इनको पार्टी बनाया नाज फाउंडेशन वालों को। तो सुरेश कुमार बनाम नाज फाउंडेशन ये 2013 का मामला है, ये 2009 का मामला, नाज फाउंडेशन अलग है। सुरेश कुमार नाज वर्सेस नाज फाउंडेशन अलग है, ये 2013 का मामला है। ठीक है, पहले इनने केस किया, फिर इनको सुरेश कुमार जी ने इनको जो है पार्टी बना लिया नाज फाउंडेशन वालों को। ठीक है, 2013 में देवी दिल्ली उच्च न्यायालय का मैं इसमें व्याख्या को नकारते उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्यायिक निर्बंधन के माध्यम से किसी भी धारा में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा करना संसद के विधायी क्षेत्र का विषय है। तो संसद का क्षेत्र में अधिकार माना न्यायालय ने, ये माना कि भैया इसमें जो है कोई संशोधन इस धारा में नहीं कर सकते, ये संसद का विषय है, इसमें संशोधन करना है कि नहीं करना है ये संसद का विषय है। संसद चाहे तो इसको हटा दे, इसको जैसा संशोधन उनको अपने हिसाब से करना है वो कर सकते, तो इसको संसद का विषय माना उन्होंने, इसको डकार दिया कि हम कोई इसमें वो है न्यायिक निर्णय के आधार पर कोई संशोधन नहीं करेंगे, ये विषय संसद का है। इनको आपत्ति थी कि इस तरीके की जो चीजें हैं गलत होती हैं, इन पर रोक लगाई जाए, धारा 77 को सही किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, तो उससे संबंधित था। तो यहाँ अब बात आती है कि किस केस में धारा 377 को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो इसी बात में नवचेतन के बात में क्या कर दिया, असंवैधानिक। 5 जजों की बेंच बैठी थी इसमें नवचेतन जी के मामले में, और धारा 377 को क्या कर दिया है कि इसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें धारा 377 को क्या कर दिया, नवचेतन के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया है, केवल इस आधार पर इन गे लोगों के लिए, मतलब इतने स्तर पर असंवैधानिक है, लेकिन पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु के साथ करेगा तो 377 उस पर लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि कोई दो महिला है, दो पुरुष हैं, वो आपस में रहते हैं, तो उन पर नहीं लगेगी, उनके मामले में असंवैधानिक हो गई है, मतलब उनके मामले में ये धारा लागू नहीं होगी, अन्य मामलों में जो है लागू होगी। तो धारा 377 को संवैधानिक घोषित कर दिया है, कौन से केस में, नवचेतन के जो है मामले में। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। नवचेतन का जो मामला है और आपका नाज फाउंडेशन का जो मामला, दो महत्वपूर्ण मामले 377 से संबंधित, ये आपको इसमें याद रखना। अगला अध्याय है संपत्ति के विरुद्ध, ये अपन जो है कल से पढ़ेंगे, ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, चलिए।